हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू नाइन्स टू क्लासेस एंड दिस इज़ नई श्री। आशा करती हूँ कि आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे और अपने घरों में बिल्कुल सुरक्षित होंगे। आज के इस वीडियो में हम संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत पढ़ने वाले हैं। ये आपके संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत का पार्ट 2 है। इससे पहले मैं पार्ट 1 में आपको संज्ञानात्मक विकास के बारे में बता चुकी हूँ और साथ ही साथ संज्ञानात्मक विकास की जो 4 अवस्थाएं प्याजे ने बताई हैं, संवेदी गामक अवस्था को मैं पढ़ा चुकी हूँ। आज के लेक्चर में हमें यहाँ पर पूर्व संक्रिया अवस्था, मूर्त संक्रिया अवस्था और अमूर्त संक्रिया अवस्था को अच्छे से समझना है। ऐसा कोई सा भी टीचिंग एग्जाम नहीं है जिसमें आपका संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, जो अवस्थाएं दी गई हैं प्याजे के द्वारा, इनसे कोई क्वेश्चन ना बने। हर बार आपकी परीक्षाओं में इससे प्रश्न जरूर बनता है। और पिछली क्लास में मैंने आपको संवेदी गामक अवस्था समझाई थी और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी को संवेदी गामक अवस्था में कौन कौन सी विशेषताएं होती हैं, बालक के अंदर कौन कौन से गुण होते हैं, वो आपको पता होंगे। सो आइए आज के लेक्चर में हम पूर्व संक्रिया अवस्था से पढ़ने वाले हैं। पूर्व संक्रिया अवस्था, जिसे आप इंग्लिश में कहते हैं प्री ऑपरेशनल स्टेज कहते हैं। पूर्व संक्रिया अवस्था को आपका दो आपके पार्ट्स में बांटा गया है। पहला है आपका पूर्व प्रत्यात्मक काल, जिसे आपका 2 से 4 वर्ष, और दूसरा है आपका अंतर्बोध या फिर अंतःप्रज्ञ काल, जिसे आपका 4 से 7 वर्ष माना है। क्योंकि आप सभी को पता है, मैं पिछले लेक्चर में बताई हूँ कि संवेदी गामक अवस्था का जो आपका समय बताया गया है वो 0 से 2 वर्ष बताया गया है। वही पूर्व संक्रिया अवस्था का समय 2 से 7 वर्ष बताया गया है। मूर्त संक्रिया अवस्था का समय आपका 7 से कितना बताया गया है, 11 बताया गया है। इसके बाद आता है आपका अमूर्त संक्रिया अवस्था, ये आपका 11 से 15 वर्ष बताया गया है। तो अगर हम बात करें पूर्व संक्रिया अवस्था की, तो इतना आपको समझ में आ रहा होगा कि पूर्व संक्रिया अवस्था का समय हमारा 2 से 7 वर्ष है। इस 2 से 7 वर्ष को आपका 2 से 4 और आपका 4 से 7 में बांटा गया है। 2 से 4 वर्ष वाले को हम पूर्व प्रत्यात्मक काल और 4 से 7 वर्ष वाले को हम अंतःप्रज्ञ या फिर आपका अंतर्बोध काल कहते हैं। आइए इन दोनों अवस्थाओं को जो आपका बांटा गया है ये आपकी हैं, इन दोनों को हमें अच्छे से पढ़ना है। सो आप हेडिंग करिए अपनी कॉपी में पूर्व संक्रिया अवस्था। आइए देखते हैं, इसको मैं हटा देती हूँ अभी। अब आपको इस तरीके से नोट करना है ऊपर, पूर्व संक्रिया अवस्था, संक्रिया अवस्था, ठीक। प्री ऑपरेशनल स्टेज, इसमें हमें सबसे पहले क्या पढ़ना है, इसमें हम सबसे पहले जो पढ़ने वाले हैं वो पहली अवस्था जो इसकी है पूर्व प्रत्यात्मक काल को पढ़ने वाले हैं। किसको? पूर्व प्रत्यात्मक काल। पूर्व प्रत्यात्मक काल, पूर्व प्रत्यात्मक काल को इंग्लिश में कहते हैं प्री कॉन्सेप्चुअल स्टेज कहते हैं। पूर्व प्रत्यात्मक काल के जितने भी आपके लक्षण हैं वो आपसे परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं, ठीक। इनको 1 बाय 1 करके हमें पढ़ना है। अगर मैं बात करूं पूर्व प्रत्यात्मक काल, तो पूर्व प्रत्यात्मक काल में बालक में आपका जीववाद पाया जाता है। यानी कि इस उम्र में, मतलब पूर्व प्रत्यात्मक काल का जो समय है आपका कितने से कितने वर्ष है, आपने अभी देखा 2 से 4 वर्ष है। अगर 2 से 4 वर्ष है, 2 से 4 वर्ष की उम्र में बच्चे में जीववाद पाया जाता है, तो इस अवस्था में आपको इसी तरीके से नोट करना है। इस अवस्था में बालक में, अभी मैं आपको समझाऊंगी ये टर्म्स क्या हैं, जीववाद क्या है। पहले आप इतना समझिए कि पूर्व प्रत्यात्मक काल, यानी कि आपको ये याद रखना है पूर्व संक्रिया अवस्था के अंतर्गत आप पढ़ रहे हैं। पूर्व संक्रिया अवस्था कहें या पूर्व प्रत्यात्मक काल कहें, कि इस अवस्था में बालक में जीववाद का आपका जो है गुण पाया जाता है। तो इस अवस्था में बालक में जीववाद पाया जाता है, ठीक, पाया जाता है। अब जीववाद को आप बहुत ही आसानी से समझ सकते हैं कि जीववाद आखिर में है क्या। जीववाद का मतलब होता है निर्जीव वस्तुओं को भी आपका सजीव समझना। क्या? निर्जीव वस्तुओं को, निर्जीव वस्तुओं को सजीव समझना। निर्जीव वस्तुओं को सजीव आपका समझने का कार्य करता है इस अवस्था में बालक। जब कभी भी आप अपने आसपास देखेंगे तो 2 से 4 वर्ष का जो बालक होता है वो निर्जीव वस्तुओं को भी सजीव समझता है। आप सभी लोगों ने ये वाली जो है एक्टिविटी की होगी, मुझे अच्छे से याद है। अगर आप मतलब गुड्डे गुड़ियों से खेले होंगे, तो जैसे आप खाना खाते हैं तो इसको भी खाना खिलाते हैं, लो तुम भी खा लो, कहते हो कि नहीं कहते हो, है ना। इसका बिस्तर अलग से लगाया जाता है, इसको नहलाया जाता है, इसके अगर अच्छे से बाल होंगे तो इसको इस तरीके से शैम्पू भी किया जाता है। क्यों? क्योंकि इस अवस्था में आपके अंदर क्या है, जीववाद है। हालांकि आपके डॉल के बाल अच्छे होंगे, मुझे ऐसा उम्मीद है, इतने खराब तो नहीं होंगे, लेकिन आप मैनेज कर लीजिए इसको, ठीक है। तो इस अवस्था में जब आप थे तो आपने ये कार्य किया है। क्यों किया है? क्योंकि
इस अवस्था में आपके अंदर ये गुण था, कौन सा? जीववाद का। जिस वजह से आप अपनी डॉल को नहला रहे थे, इसको खाना खिला रहे थे, इवन जो चीज़ें आप खाते हो इसको खिलाते हो, तुम भी खाओ, लो तुम भी चाय पियो, तुम भी पानी पियो, है ना। इसका बिस्तर अलग आप करते हैं, इसको नहलाते हैं, धुलाते हैं। ये सारी चीज़ें कहाँ से आती हैं? ये जीववाद से ही आती हैं। क्यों? क्योंकि इस अवस्था में आपके अंदर ये गुण है कि आप निर्जीव वस्तुओं को सजीव समझेंगे, है ना। तो ये गुण आपका किसका है? पूर्व प्रत्यात्मक काल का है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, प्लीज़ आप लोग इस चीज़ को याद रखना। दूसरा गुण इस अवस्था का होता है कि इस अवस्था में अहम भाव पाया जाता है। अहम भाव पाया जाता है। अहम भाव पाया जाता है। अब अहम भाव पाया जाने का मतलब है, अहम भाव का मतलब होता है स्वयं के दृष्टिकोण को महत्व देना। अहम भाव क्या होता है? स्वयं के दृष्टिकोण को महत्व देने का भाव पाया जाता है। स्वयं के दृष्टिकोण को महत्व देना। अब आप समझेंगे इतना छोटा बालक है तो फिर ये किस तरीके से अपने दृष्टिकोण को महत्व देगा। मैं इस चीज़ को समझा देती हूँ, ठीक है। आप जब देखेंगे इस अवस्था का बालक जो है बेसिकली अपने दोस्तों के साथ जब रहेगा, तो अगर उसके मन में कोई विचार है तो वो हमेशा अपने विचार को ही महत्व देगा। अगर उसका दोस्त बोलेगा नहीं ऐसा नहीं है ऐसा है, तो वो नहीं मानेगा। क्यों? क्योंकि इस अवस्था का बालक अपने आप के दृष्टिकोण को ही महत्व देता है, सिर्फ स्वयं के दृष्टिकोण को महत्व देता है। इसे ही आपके जो है अहम भाव कहा है जीन प्याजे ने। तो इस अवस्था के बालक में अहम भाव पाया जाता है। आपने दो चीज़ें यहाँ पर पढ़ ली। अब यहाँ पर आपको अगली क्या पढ़ना है? अगला आपको पढ़ना है कि इस अवस्था में बालक के अंदर केंद्रीकरण का गुण पाया जाता है। केंद्रीकरण मतलब वस्तु के केवल एक ही पक्ष को ध्यान देना। कोई भी अगर वस्तु है तो सिर्फ उसके एक ही पक्ष को ध्यान देना। कोई भी चीज़ होती है तो उसके कई सारे पहलू होते हैं, लेकिन वो उन सभी पहलुओं को ध्यान में नहीं रखता, उन सभी पक्षों को ध्यान में नहीं रखता, कभी नहीं। वो सिर्फ एक ही पक्ष को ध्यान में रखता है। ये होता है केंद्रीकरण। आइए आपको इसी तरीके से आगे नोट करते जाना है। इस अवस्था में बालक में केंद्रीकरण का गुण पाया जाता है। केंद्रीकरण का गुण पाया जाता है। अब यहाँ पर केंद्रीकरण को समझ लीजिए। केंद्रीकरण को मतलब मैंने ये बताया है कि वस्तु के केवल एक ही पक्ष पर ध्यान देना को क्या कहते हैं हम लोग? केंद्रीकरण कहते हैं। तो वस्तु के केवल एक ही पक्ष पर ध्यान देना, इसको हम लोग केंद्रीकरण कहते हैं। आई होप आपको चीज़ें समझ लग रही होंगी। इससे पहले भी आप लोगों ने जीन प्याजे को पढ़ा है, लेकिन इतना ज़्यादा भ्रम होता है जीन प्याजे को लेकर कि समझ ही नहीं पाते हैं कि ये कहाँ से क्वेश्चन आया है। लेकिन अब आपको मैं एक एक पॉइंट बता रही हूँ, एक एक चीज़ आपको यहाँ टर्मिनोलॉजी समझाई जा रही है, तो उस चीज़ को आपको याद रखना है, ठीक। अगला यहाँ पर देखते हैं हम लोग, इस अवस्था के बालक में सूचकता का जो है विकास हो जाता है। तो इस अवस्था के बालक में सूचकता का विकास हो जाता है। अब ये सूचकता क्या है ना। सूचकता का विकास मैंने जो बोला है, इसका मतलब क्या होता है? सूचकता का विकास होता है मतलब हर वस्तु का कोई ना कोई साइन एंड सिंबल जरूर होता है कि नहीं। तो इस अवस्था में बालक जो है हर वस्तु को साइन और सिंबल के रूप में देखने लगता है, और यही आपका जो साइन एंड सिंबल है वो आपके पूर्व प्रत्यात्मक काल का एक महत्वपूर्ण साधन माना गया है। तो आपको यहाँ पर लिख लेना है, सूचकता का विकास का मतलब है हर वस्तु का कोई ना कोई। अभी मैं इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझाऊंगी, आपको 2 मिनट में समझ में आ जाएगा कि हर वस्तु का कोई ना कोई साइन एंड सिंबल होता है, ठीक। इसी के नीचे आपको ये लिखना है कि संकेत व चिन्ह पूर्व प्रत्यात्मक काल, आप पूरा लिखिएगा, पूर्व प्रत्यात्मक काल के चिंतन का महत्वपूर्ण क्या है? महत्वपूर्ण आपका एक तरीके से साधन होता है, तो अब आपसे कभी पूछा जाए कि संकेत व चिन्ह आपके जो है साइन एंड सिंबल जो है ये वाला जो आपका गुण है कब विकसित होता है? तो पूर्व प्रत्यात्मक काल में। ये कौन सा आपका है? पूर्व संक्रिय अवस्था के अंतर्गत आता है, ठीक है। अब एक चीज़ बताइए, जब आप छोटे थे तो आपने
कई सारी ऐसी चीज़ें होंगी जिनका नाम तो सुना होगा लेकिन आपने उनको देखा नहीं होगा। आई एम डैम श्योर ऐसा होता है, सभी के साथ होता है कि जब हम छोटे से थे, नन्हे मुन्ने बालक थे, तो हमारे साथ ऐसा होता था कि हमने चीज़ों का नाम सुना है लेकिन हमें ये नहीं पता है कि वो चीज़ दिखती कैसे है। हमें ये नहीं पता था कि वो चीज़ दिखती कैसे, ये नहीं पता था, लेकिन हमें नाम पता था उस वस्तु का। ठीक है। जैसे गांव में जब कभी भी निंदाई होती है, निंदाई मतलब मैं आपको समझा देती हूँ। जैसे खेत जो होते हैं तो खेत में निंदाई की जाती है, मतलब मिट्टी को ऊपर नीचे किया जाता है। तो ये जो बेसिकली किया जाता है वो खुरपी के माध्यम से किया जाता है। अब मुझे ये नहीं पता है कि आप लोगों के इसको क्या कहते हैं। खुरपी के और कुदाल के माध्यम से किया जाता है, कुदाल, ठीक है। खुरपी और कुदाल के माध्यम से किया जाता है। तो खुरपी कुछ इस तरीके से होती है और कुदाल जो होता है इस तरीके से होता है, ठीक है, यहाँ पर पहना होता है। तो ये बेसिकली खुरपी और कुदाल आपने देखे तो होंगे, है ना। इन लोगों का, इनका नाम सुना होगा, अभी सुना है और देखा भी है। लेकिन जब आप छोटे थे, क्या आपने खुरपी देखी थी? नहीं देखी थी। क्या आपने कुदाल देखी थी? नहीं देखी थी। लेकिन आपको ये जरूर पता था कि इस नाम की कोई चीज़ तो है जो एग्जिस्ट करती है। आपने दादी के मुंह से सुना होगा खुरपी का नाम, कुदाल का नाम सुना होगा, हंसुए का नाम सुना होगा। नाम तो आपने सुना था, एग्जैक्टली सुना था, लेकिन आपको ये नहीं पता था कि वो दिखती कैसी है। तो आपने अपने मन में कोई ना कोई साइन जरूर बनाया होगा कि खुरपी हाँ ऐसा हो सकता है, कुदाल ऐसी हो सकती है, हंसुआ ऐसा हो सकता है। तो ये आपने अपने माइंड में एक चित्र बनाया है, एक सिंबल बनाया है। आपने देखा नहीं है लेकिन आपको इनके नाम पता है। यही होता है आपका सूचकता का विकास, जिसमें आप अपने माइंड में हर एक वस्तु का कोई ना कोई साइन एंड सिंबल रखते हैं। जब आप छोटे थे आप सभी ने ये काम किया होगा। एक चीज़ बताइए, आपने गांव में बहुत बार सुना होगा कि बिजली गिरने से जो है, मतलब इस चीज़ की, मतलब बिजली के गिरने से ये वाला पेड़ जो है गिर गया, या फिर कुछ ऐसी घटना घट गई, आप सभी ने सुना था। क्या आपने कभी इससे पहले बिजली को देखा था? बिजली का मंडोला वाली बात नहीं हो रही है, यहाँ पर बिजली की बात हो रही है। क्या आपने कभी मेट्रो की बिजली को देखा था? तो आप कहेंगे उसको तो देखा था मैंने। लेकिन मैं पूछ रही हूँ कि जो आपकी दादी बोलती थी, जो आपकी मम्मी बोलती थी कि बिजली के गिरने से इसके यहाँ इस तरीके की घटना हो गई, ट्रेजेडी हो गई, तो क्या आपने कभी बिजली को देखा था? नहीं देखा था। आप कहेंगे कि मैम देखा तो नहीं था, लेकिन अपने माइंड में एक चिन्ह जरूर बनाया था, एक जरूर मैंने सिंबल बनाया था कि हाँ बिजली ऐसी हो सकती है। बनाया था कि नहीं? याद करिए अपने बचपन को और बोलिए कि हाँ मैम मैंने कोई ना कोई चिन्ह तो बनाया था बिजली का, कि बिजली ऐसी हो सकती, ऐसी हो सकती, तड़क भड़क वाली हो सकती है ना। तो ये क्या है? यही तो है सूचकता का विकास। ये किस उम्र में होता है? ये होता है 2 से 4 वर्ष की उम्र में, पूर्व प्रत्यात्मक काल में आपके अंदर होता है। अब मुझे ऐसा उम्मीद है कि आप लोग समझ गए होंगे। सो अभी हम लोग मूव करते हैं अंतर्बोध जो आपकी अवस्था है उस पर। मैं ऐसा उम्मीद कर रही हूँ कि आपको समझ में आया होगा कि पूर्व प्रत्यात्मक काल में सूचकता का विकास हो जाता है, केंद्रीकरण का गुण पाया जाता है, अहम भाव पाया जाता है ना, जीव बात की भावना पाई जाती है। सो आई होप अब आप इस चीज़ को अच्छे से रिवाइज करेंगे। ठीक, अब हम पढ़ते हैं अंतर्बोध। जो बी मैंने आपको अवस्था बताई है ये पढ़ना है हमें, अंतर्बोध। अंतर्बोध, अंतर्बोध कहें या फिर अंत प्रज्ञ कहें, अंत प्रज्ञ काल। ठीक, इस अवस्था का लक्षण क्या है? इस अवस्था को अच्छे से पढ़िएगा आप लोग। हाँ, अंतर्बोध अवस्था जो है आपके चिंतन की एक ऐसी अवस्था है जिसमें बालक जिस वस्तु को जैसा देखता है वो वैसा ही उसे मान लेता है। ये होती है अंतर्बोध अवस्था। तो आपको नोट करना है चिंतन की वह अवस्था, चिंतन की, अभी आपको मैं समझाऊंगी, इस पर क्वेश्चन आया भी है सीटेट में। ठीक, चिंतन की वह अवस्था, चिंतन की अवस्था जिसमें, वह अवस्था भी लिख सकते हैं या फिर ऐसी लिख सकते हैं जिसमें किसी वस्तु को बालक जैसा देखता है, बालक जैसा देखता है, वैसा ही मान लेता है, वैसा ही मान लेता है। ठीक, अब आपको मैं इसका एग्जाम्पल समझा देती हूँ, आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा कि ये कहने का मतलब क्या है कि अंतर्बोध अवस्था या अंतप्रज्ञ अवस्था ऐसी अवस्था है जिसमें बालक वस्तु को जैसे देखता है वैसे ही मान लेता है। एक कोई अगर बालक है, वो आपका जो है उसने हमेशा पैकेट वाला दूध ही यूज़ किया है, ठीक है, तो उसने ये देखा कि भाई ये दूध जो है अमूल का है। उसको ये नहीं पता चलता है कि ये दूध जो है कहीं और से आता है, इसको फिर पैकेट में जो है रखा जाता है। उसको नहीं पता कि दूध जो है आपका कहाँ से आ रहा है, गाय से आ रहा है, भैंस से आ रहा है, नहीं। उसको सिर्फ इतना ही पता है अभी तक कि जो दूध है ये पैकेट वाला है, पैकेट में जो उसने दूध अपना यूज़ किया है वो अमूल का है। तो उसको बस इतना ही पता है कि अमूल का है, लेकिन उसको ये नहीं पता कि ये दूध गाय ने दिया है, ये दूध भैंस ने दिया है, उसको ये नहीं पता है।
तो इस अवस्था का बालक यही मान लेता है कि ये हमें मार्केट में ही मिलता है, उसको ये नहीं पता रहता है कि ये एक्चुअल में कहाँ से आया है। यही होती है कि इस अवस्था में बालक वस्तु को जैसा देखता है वो वैसा ही मान लेता है। ठीक, अब इसके बाद आपको नेक्स्ट यहाँ पर पॉइंट नोट करना है। आपको नोट करना है कि पियाजे ने इसे ट्रांजिशनल आपका स्टेज माना है। कौन सी ट्रांजिशनल स्टेज माना है? तो लिखिएगा यहाँ पर, पियाजे ने इसे ट्रांजिशनल, TRANSITIONAL ट्रांजिशनल स्टेज माना है, स्टेज कहा है। ठीक, अब सबसे जो विशेष बात है इस अवस्था की वो कौन सी है जो आपको नोट करना है? वो है कि इस अवस्था में विलोमीयता का अभाव होता है। विलोमीयता मैं अभी आपको समझा देती हूँ। विलोमीयता का अभाव, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि किस अवस्था में बालक में विलोमीयता का अभाव होता है। तो इसी अवस्था में विलोमीयता का अभाव होता है। अब विलोमीयता के अभाव का मतलब ये होता है, जैसे जब आप इस अवस्था में थे तो आपने देखा होगा कि 1 से 100 तक अगर आपसे गिनती कहा जाए, 1 से 100 तक आपसे गिनती कहा जाए, आप फटाक से बोल लेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे 100 तक पहुंच जाएंगे। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि आप 100 से 1 तक बताइए, उल्टी गिनती रिवर्स में चलिए, तो आप नहीं बता पाएंगे। ये होता है विलोमीयता का अभाव। आई होप आप समझ गए होंगे कि जब कभी भी इस तरीके की विशेषता होती है कि 1 से 100 तक गिनती बताने को कहा जाए, आप बता लेंगे, लेकिन 100 से 1 कहा जाए तो आप नहीं बता पाएंगे। अगर मैं आपसे ये कह दूं कि आप जो हैं 12 में 4, आप 4 का भाग दीजिए, आप दे लेंगे, लेकिन मैं कहूँ 4 में 12 का करिए, आप नहीं दे पाएंगे। ये होता है विलोमीयता का अभाव। आई होप अब आपको समझ में आ गया होगा कि विलोमीयता एक्चुअल में क्या है। जैसे बालक ये चीज़ समझ लेगा कि 5 + 5 हमारा 10 होता है, लेकिन 5 × 2 कितना होता है, इसको समझने में उसको दिक्कत हो सकती है। तो ये है क्या है आपका बेसिकली विलोमीयता का अभाव। ठीक, अब हम मूव करते हैं हमारी नेक्स्ट स्टेज पर, जो कि है आपका मूर्त संक्रिया अवस्था। ठीक, मूर्त संक्रिया अवस्था, मूर्त संक्रिया, ये तीसरा आपका स्टेज है, मूर्त संक्रिया अवस्था। मूर्त संक्रिया अवस्था, आइए इसको पढ़ते हैं। मूर्त संक्रिया अवस्था का समय आपका 7 से 11 वर्ष का माना गया है। ये जो आपकी मूर्त संक्रिया अवस्था है, इसको और भी नामों से जाना जाता है, जैसे स्थूल संक्रिया अवस्था। नाम जरूर से नोट करिएगा, कभी कभी एग्जाम में पूछ लिया जाता है तो कन्फ्यूजन होता है। स्थूल संक्रियात्मक अवस्था। और क्या कहा जाता है इसको? और इसी को कहा जाता है ठोस संक्रियात्मक अवस्था। समझने की जिम्मेदारी आप अब मेरे ऊपर छोड़ दीजिए, मैं आपको समझाने की हिम्मत रखती हूँ, मैं पूरा समझा दूंगी, बस आपको ये चीज़ें तो आपको पढ़नी ही पड़ेंगी। ठीक, ठोस संक्रिया, ठोस संक्रियात्मक अवस्था। इसके बाद आपका क्या है? इसके बाद आता है नियमीकरण की अवस्था। नियमीकरण की अवस्था, ये आपकी अवस्थाएं हैं, मतलब इसी अवस्था को आपका अलग अलग नामों से जाना जाता है। ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अब इस अवस्था की जो विशेषताएं हैं वो आपको देखना है, तो विशेषताएं मैं साइड में लिखती हूँ। सबसे पहले कि इस अवस्था में बालक में सही अनुपात का अंतर, आकार, क्रम, भार, दूरी इत्यादि को समझने लगता है। कई बार आपसे ये पूछा जाता है किस अवस्था में बालक आकार को, क्रम को, भार को, दूरी को समझने लगता है। आंसर विल बी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। नोट करिएगा कि इस अवस्था में बालक सही अनुपात का अंतर, आकार, क्रम और क्या, भार, दूरी को समझने लगता है। इस अवस्था का जो बालक है उसके चिंतन व तर्क में क्रमबद्धता आ जाती है। क्रमबद्धता का मतलब समझ रहे हैं ना, कि क्रम से वो चीज़ों को समझ सकता है। इसके पहले उसके विचारों में, उसके तर्क में क्रमबद्धता नहीं होती है। ठीक, लेकिन इस अवस्था में उसके विचारों में और उसके तर्क में क्या हो जाता है? क्रमबद्धता आ जाती है। तो इस अवस्था में बालक के चिंतन व तर्क में क्रमबद्धता आ जाती है।
ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है कि किस अवस्था में बालक के चिंतन व तर्क में क्रमबद्धता आ जाती है। आंसर विल बी मूर्त संक्रिया अवस्था। क्यों? क्योंकि इस अवस्था में बालक ठोस वस्तुओं के आधार पर सीखता है। क्यों इस अवस्था को आपका मूर्त संक्रिया अवस्था कहा गया है? क्योंकि इस अवस्था में बालक जो है वो मूर्त वस्तुओं के प्रति चिंतन कर सकता है। किसके प्रति? मूर्त वस्तुओं के प्रति चिंतन कर सकता है। मूर्त वस्तुएं समझ रहे हैं ना, जो बालक के सामने हैं। मूर्त का मतलब है जो बालक के सामने उपस्थित हों। तो ऐसी अवस्था जिसमें बालक मूर्त वस्तुएं यानी जो सामने उसके वस्तुएं हैं उनके प्रति चिंतन कर ले तो वो मूर्त संक्रिया अवस्था होती है। इसलिए इस उम्र के बालक को ठोस वस्तुओं के आपका अध्ययन जो है करवाना चाहिए आपको। अगर कोई बालक 7 से 11 वर्ष में है तो ये आपको पता है जब आप टीचर बनेंगे कि 7 से 11 वर्ष के बालक को किस तरीके से शिक्षा दी जानी चाहिए, किस तरीके से सिखाना चाहिए, मूर्त वस्तुओं के माध्यम से सिखाना चाहिए। आप टीचर बनने वाले हैं तो आप इस अवस्था में ज़रूर याद रखें कि अगर बालक जो हैं आपके 7 से 11 वर्ष की उम्र में हैं तो आपको ठोस वस्तुओं के माध्यम से सिखाना चाहिए। ऐसी वस्तुएं जो बच्चों के सामने हों उन वस्तुओं के माध्यम से सिखाना चाहिए। ठीक, नेक्स्ट इसी में आप लिखिएगा कि इस अवस्था में आपका जो है इस अवस्था में बालक के चिंतन में पलटावी गुणों का विकास हो जाता है। तो आपको लिखना है कि बालक के चिंतन में पलटावी गुणों का विकास हो जाता है। गुणों का विकास हो जाता है। अब ये पलटावी क्या है? पलटावी का मतलब मैं आपको समझा देती हूँ, बहुत ही आसान भाषा में आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पर पलटावी का मतलब समझिएगा। पलटावी का मतलब ये है कि अगर एक गिलास इस तरीके से है, ठीक है, और इसमें जो है कुछ भी आपका लिक्विड भरा हुआ है और एक गिलास कुछ इस तरीके से चौड़ा है और इसमें इस तरीके से लिक्विड भरा हुआ है, तो इस अवस्था का बालक ये जान जाएगा कि दोनों ही गिलास जो हैं आपके इसमें सेम अमाउंट में, अगर आपने सेम अमाउंट में भरा है तो वो ये जान जाएगा कि हाँ इन दोनों में ही सेम अमाउंट में। क्यों? क्योंकि इसका जो गिलास है, ये वाला जो गिलास है ये चौड़ा है। अगर ये चौड़ा है तो इसमें आपको लेवल थोड़ा नीचे दिखेगा और अगर ये लंबा है तो इसमें लेवल थोड़ा ऊपर दिखेगा। ठीक, तो वो ये समझ जाएगा। लेकिन इसके पहले मूर्त संक्रिया अवस्था के पहले बालक जो है ये भेद नहीं कर पाता है। उसको लगता है कि जो आपकी वस्तु में आपको ऊपर स्तर दिख रहा है तो इसमें ज़्यादा है और इसमें कम है, वो ऐसा समझता है। लेकिन इस अवस्था के बालक को आप चकमा नहीं दे पाएंगे। इस अवस्था का बालक समझ जाएगा कि दोनों में ही बराबर है। क्यों? क्योंकि इसका जो तल है वो कैसा है, इसका सरफेस कैसा है, बहुत ज़्यादा है, और इसमें जो है आपकी लंबाई ज़्यादा है, बराबर है, वो ये समझ जाएगा। अब ठीक समझ गए आप लोग? आगे देखते हैं कुछ और आपके गुण। यहाँ पर मैं समझा देती हूँ, पहले मैं इसको हटा देती हूँ ताकि यहाँ पर थोड़ी सी जगह बन जाए। आगे आपको नोट करना है, आप इसी के नीचे नोट करिएगा, मेरे पास जगह नहीं थी इसलिए मैंने यहाँ पर नोट किया है। आपको ये बहुत ज़रूर से ध्यान रखना है कि इस अवस्था के बालक में संरक्षण से संबंधित गुणों का विकास हो जाता है। तो इस अवस्था के बालक में, अभी मैं समझाती हूँ संरक्षण क्या है। इस अवस्था के बालक में संरक्षण के गुण का विकास, संरक्षण से संबंधित लिखना चाहिए, संरक्षण से संबंधित गुणों का विकास हो जाता है। अब संरक्षण का गुण समझ लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया संरक्षण से संबंधित गुण। संरक्षण का मतलब है यदि किसी वस्तु के रंग रूप में हम परिवर्तन कर दें तो वो ये समझ जाता है कि संपूर्ण वस्तु में परिवर्तन नहीं हुआ है। ऐसा गुण कब आ जाता है बालक में? मूर्त संक्रिया अवस्था में। संरक्षण के गुण कब विकसित हो जाते हैं? मूर्त संक्रिया अवस्था में। सपोज करिए कि आपके पास एक बलून है, ठीक है, अभी बलून जो है फूला हुआ है, लेकिन जब बलून थोड़ी देर बाद इसमें से थोड़ी बहुत हवा निकल जाएगी तो आपका जो बलून है वो छोटा हो जाएगा। जब बलून छोटा हो जाएगा तो वो ये चीज़ समझ जाएगा कि वस्तु के आकार में परिवर्तन हुआ है लेकिन वस्तु वही है, ऐसा नहीं कि वस्तु बदल गई है ना। तो अगर वस्तु के रंग में, रूप में परिवर्तन कर दिया जाए तो संपूर्ण वस्तु परिवर्तित नहीं हुई है। यही होता है संरक्षण का गुण। आई होप अब आप समझ गए होंगे। ठीक है, आगे आपको नोट करना है। अब तो जगह नहीं बची है तो मैं नेक्स्ट पेज ही ले लेती हूँ। आगे आपको यहाँ पर नोट करना होगा। क्या नोट करना है? इस अवस्था में बालक जो है दिन, तारीख, महीना, वर्ष बताने के काबिल हो जाता है। तो इस अवस्था में बालक दिन, महीना तथा वर्ष कह सकते हैं आप, तारीख भी कह सकते हैं, वर्ष कह लीजिए, तारीख कह लीजिए, मुझे तथा नहीं लिखना चाहिए तब यहाँ पर, है ना। तो यहाँ पर आप कॉमा करके लिख लीजिएगा, वर्ष तथा तारीख बताने में सक्षम हो जाता है।
ठीक, आपसे पूछा जाता है कि किस अवस्था का बालक दिन, महीना और वर्ष, तारीख ये सब बताने लगता है, तो आपका बेसिकली मूर्त संक्रिया अवस्था होगी। और फिर इसी में आपको यहाँ पर नोट करना है कि इस अवस्था में बालक जो है भाषा एवं संप्रेषण की क्षमता विकसित हो जाती है। तो इस अवस्था में बालक में क्या गुण विकसित हो जाता है? भाषा और संप्रेषण, भाषा एवं संप्रेषण यानी कि कम्युनिकेशन, संप्रेषण की क्षमता विकसित हो जाती है। ठीक, एंड लास्ट इसमें एक पॉइंट और नोट करिएगा, मे भी आपसे पूछ लिया जाए, इस अवस्था में बालक जो है बेसिकली आपकी वस्तुओं के मध्य समानता और असमानता को समझने लगता है। मतलब अगर आप दो वस्तुएं दे दोगे तो वो आराम से उसमें समानता ढूंढ लेगा और असमानता ढूंढ लेगा। तो इस अवस्था का बालक दो वस्तुओं में, आपकी वस्तुओं के मध्य लिखिए, ठीक है, दो वस्तुओं में नहीं, वस्तुओं के मध्य, अगर दो से ज़्यादा है तो भी वस्तुओं के मध्य समानता तथा असमानता को समझने लगता है। ठीक, तो ये हो गई आपकी मूर्त संक्रिया अवस्था। ठीक है, अभी हम मूव करते हैं लास्ट यानी कि फोर्थ जो आपकी अवस्था है उस पर, जो कि है आपकी कौन सी, जिसे आपने कहा है अमूर्त संक्रिया अवस्था। क्या कहा है? अमूर्त संक्रिया अवस्था। अमूर्त संक्रिया अवस्था। अमूर्त संक्रिया अवस्था का समय आप सभी को पता होगा, ये तो आपका कब से कब तक होता है? आपका 11 to आपका 15, कभी कभी आपको 16 भी मिल सकता है, सो आपको डरना नहीं है। ठीक है, अब अमूर्त संक्रिया अवस्था में आप समझ लीजिए, अमूर्त का मतलब क्या होता है? ऐसी वस्तुएं जो आपको दिखाई नहीं देती है ना। तो अमूर्त संक्रिया अवस्था में बालक जो है अमूर्त चिंतन की क्षमता इसके अंदर विकसित हो जाती है। मतलब अगर कोई वस्तु इसके सामने नहीं भी है तब भी उस वस्तु के बारे में आप चिंतन कर सकता है। तो इस अवस्था को अमूर्त संक्रिया अवस्था इसीलिए कहा जाता है। आप समझ गए इस चीज़ को कि बालक अब अमूर्त चिंतन की क्षमता विकसित हो जाती है बालक के अंदर। ठीक, अब इस अवस्था के आपको जो विशेषताएं हैं वो नोट करनी है, जो कि आपसे एग्जाम में पूछी जाती हैं। तो इस अवस्था में बालक में समस्या समाधान की क्षमता का विकास हो जाता है। नोट करिए, इस अवस्था में 1 सेकेंड, इस अवस्था में बालक में समस्या समाधान की क्षमता का विकास, समस्या समाधान की क्षमता का विकास हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आपको यहाँ पर नोट करना है आपका वास्तविक अनुभवों को काल्पनिक परिस्थितियों में ढालने की क्षमता का विकास आपका इसी अवस्था में हो जाता है। तो वास्तविक अनुभवों को काल्पनिक परिस्थितियों में ढालने का विकास हो जाता है। नेक्स्ट आप इसमें नोट करिएगा, विशेषता में चिंतन में पूर्ण क्रमबद्धता आ जाती है। इस अवस्था में चिंतन जो होगा इसमें पूर्ण क्रमबद्धता आ जाएगी। अब देखिए, चिंतन में क्रमबद्धता तो आपकी इससे पहले अवस्था मूर्त संक्रिया अवस्था में भी आ जाता है, लेकिन यहाँ पर मैंने पूर्ण की बात की है। इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है कि चिंतन में पूर्ण क्रमबद्धता, इस शब्द पर आपको ध्यान देना है। पूर्ण क्रमबद्धता का है तो आंसर होगा अमूर्त संक्रिया अवस्था। पूर्ण क्रमबद्धता आ जाती है। ठीक, आगे इसी में नोट करिएगा, निगमनात्मक तर्क का विकास हो जाता है। निगमनात्मक तर्क अभी मैं आपको समझा देती हूँ। निगमनात्मक, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पूछा जाता है कि निगमनात्मक तर्क की आपके जो है तर्क का विकास कब हो जाता है? अमूर्त संक्रिया अवस्था में निगमनात्मक तर्क का विकास हो जाता है। निगमनात्मक तर्क का मतलब है, यहाँ पर समझिएगा, नियम से उदाहरण, मतलब अगर बच्चे को आप नियम दे देंगे तो वो उदाहरण अपने आप बना लेगा। ये होता है आपका निगमनात्मक तर्क। ठीक है, अगर उसको नियम पता है तो कई सारे एग्जाम्पल वो अपने आप से क्रिएट कर सकता है। ये होता है निगमनात्मक तर्क। ठीक है,
इस अवस्था में बालक में सभी प्रकार के संप्रत्ययों का उचित विकास हो जाता है। संप्रत्यय यानी कॉन्सेप्ट। अब वो कॉन्सेप्ट आपके किसी भी चीज़ से रिलेटेड हो सकता है, कल्चर से रिलेटेड हो सकता है, आपकी जो राजनीतिक परिदृश्य हैं उनसे रिलेटेड हो सकता है, सामाजिक परिदृश्यों से रिलेटेड हो सकता है। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गया होगा कि बालक में सभी प्रकार के संप्रत्ययों का विकास हो जाता है। संप्रत्ययों का विकास हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट इसी में नोट करिएगा, भाषा एवं संप्रेषण की योग्यता आपके मूर्त संक्रियावस्था में भी विकसित हो जाती है। लेकिन अगर आपसे कहा जाए कि आपकी चरम सीमा पर कब होती है, तो भाषा एवं संप्रेषण संबंधी योग्यता अपनी ऊंचाइयों को अमूर्त संक्रियावस्था में ही छूने लगती है। ठीक है, एक पॉइंट और आपको नोट करना है कि इस अवस्था में बालक में विकेंद्रण शक्ति जो है पूर्ण रूप से विकसित हो जाती है। तो इस अवस्था में अभी मैं विकेंद्रण आपको समझा देती हूँ। इस अवस्था में बालक में विकेंद्रण शक्ति का विकास हो जाता है। आपने इससे पहले केंद्रीकरण पढ़ा, कहाँ पर पढ़ा था केंद्रीकरण? तो वो आपने पढ़ा था पूर्व संक्रिया अवस्था में। केंद्रीकरण में मैंने आपको बताया था कि जहाँ पर बालक किसी वस्तु के मात्र एक पक्ष को देख पाता है, केवल एक पक्ष को अगर देख पाए तो ये होता है आपका केंद्रीकरण। क्या होता है? केंद्रीकरण। लेकिन विकेंद्रीकरण का मतलब क्या होता है? जब कोई बालक किसी भी घटना के विविध पक्षों को ध्यान में देता है तो वो होता है विकेंद्रीकरण। किसी घटना के विविध पक्ष मतलब एक से ज़्यादा अगर पक्ष देख पाए तो वो होता है विकेंद्रीकरण। और ये आपकी क्षमता विकसित होती है अमूर्त संक्रिया अवस्था में। अब इतनी सिंपल भाषा में आपको समझाया जा रहा है तो आपको चीज़ें समझ में आ जानी चाहिए, यहाँ से आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। इस अवस्था में बालक में तर्क करने की क्षमता, सोचने की क्षमता, विचारने की क्षमता, कल्पना करने की क्षमता, इन सभी क्षमताओं का विकास हो जाता है। तो ये चीज़ आपके लिए अंडरस्टूड है कि अमूर्त संक्रिया अवस्था है तो ये सारी चीज़ें अपने आप उसमें विकसित हो जाएंगी। मुझे लिख देना चाहिए, आप फिर भी कोशिश करिएगा कि ये चीज़ें अब आपको समझ लेना है। ठीक है, तो बालक में तर्क करने की क्षमता, कॉमा अवलोकन की क्षमता, तर्क करने की क्षमता, अवलोकन की क्षमता, सोचने की क्षमता, विचार करने की क्षमता, कल्पना करने की क्षमता का विकास हो जाता है। ठीक, तो ये आपने जीन पियाजे के द्वारा दी गई अवस्थाओं को पढ़ लिया है। लेकिन यहाँ पर जीन पियाजे का जो सिद्धांत है वो ख़त्म नहीं होता है। इस सिद्धांत से संबंधित आपकी कुछ टर्म्स हैं जो आपको समझना होगा, उसके बिना आप पेपर में अपना क्वेश्चन सही नहीं कर पाएंगे। ठीक, तो सबसे पहले हम समझते हैं किसको? अनुकूलन को समझते हैं कि अनुकूलन क्या होता है। अनुकूलन, जिसे आप इंग्लिश में कहते हैं एडेप्टेशन। ठीक है, एडेप्टेशन जी ये क्या होता है? एडेप्टेशन होता है वातावरण के साथ सामंजस्य करने की क्षमता। क्या होता है? वातावरण के साथ सामंजस्य करने की क्षमता। लिख लीजिए, वातावरण के साथ सामंजस्य करने की क्षमता। वातावरण के साथ सामंजस्य करने की क्षमता को हम अनुकूलन कहते हैं। और अनुकूलन में हमारा सबसे पहले आता है आत्मसात्करण। क्या आता है? आत्मसात्करण। आत्मसात्करण कहें, आत्मीकरण इसी को कहा जाता है और इसी को हम समावेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? समावेशन कहते हैं। इंग्लिश में एक ही टर्म है इसके लिए, असिमिलेशन। ठीक है, असिमिलेशन, LATION, असिमिलेशन। क्या होता है ये आत्मसात्करण, आत्मीकरण या समावेशन? ये आपसे पता नहीं कितनी बार आपके सीटेट के एग्जाम में पूछा गया है। देखिए, आत्मसात्करण का मतलब या समावेशन या आत्मीकरण या असिमिलेशन का मतलब होता है पूर्व ज्ञान में नवीन ज्ञान को शामिल करना। बस आपको खाली इतना ही याद रखना है, पूर्व
ज्ञान में नवीन ज्ञान को शामिल करना, नवीन ज्ञान को शामिल करना। ठीक है, ये होता है आत्मसातकरण। अगर आप पूर्व ज्ञान में, मतलब जो आपका पूर्व ज्ञान है, इसमें नवीन ज्ञान को शामिल करते हैं तो ये होता है आपका आत्मसातकरण। पूर्व प्रचलित जो योजना है इनमें नवीन जानकारी को आपका ज्यों का त्यों शामिल कर देना ही हमारा क्या होता है, आत्मसातकरण। ठीक, नेक्स्ट जो इन्होंने टर्म आपका दिया है बी अनुकूलन का, वो है आपका समायोजन। क्या है, समायोजन। ध्यान से समझिएगा, कई बार कन्फ्यूजन होता है। पूर्व ज्ञान में नवीन ज्ञान को शामिल करना, आत्मसातकरण। मतलब आपके पास कोई पूर्व ज्ञान था, अगर उसमें कोई प्रॉब्लम है, उसमें आपने नया ज्ञान शामिल कर लिया तो वो है आपका आत्मसातकरण। ठीक, अब होता है समायोजन, जिसे आप कहते हैं समाविष्टीकरण। समायोजन कहें या फिर समाविष्टीकरण कहें, टर्म्स याद रखना है। इसको कहते हैं अकोमोडेशन, ACCO होता है। ठीक है, MODATION, अकोमोडेशन। क्या है ये अकोमोडेशन, इसको भी आपको बहुत ही आसान भाषा में समझ में आ जाएगा। अकोमोडेशन होता है पुरानी जानकारी में संशोधन लाना। यहाँ पर आपने संशोधन नहीं किया, यहाँ पर आप पूर्व ज्ञान में नवीन ज्ञान को जोड़ रहे हैं, बस अपने पूर्व ज्ञान में नवीन ज्ञान को शामिल कर रहे हैं, तभी तो उसको आत्मसातकरण कहा गया। आत्मसातकरण मतलब हूबहू उस चीज़ को बिठा देना। पूर्व ज्ञान में नवीन ज्ञान को हूबहू बिठा देना ही हमारा आत्मसातकरण होता है। लेकिन अगर हम पुरानी जानकारी में संशोधन करते हैं तो ये होता है समायोजन। तो आपको लिख लेना है यहाँ पर, पुरानी जानकारी में संशोधन करना, संशोधन करना, ये होता है हमारा समायोजन। नेक्स्ट है आपका साम्य धारण। साम्य धारण भी एक टर्म दिया गया है, इसको भी पढ़ लेते हैं। साम्य धारण क्या है, साम्य धारण, साम्य धारण को कहा गया इक्विलिब्रियम, EQUILIVIR, इक्विलिब्रेशन। ठीक है, इक्विलिब्रेशन कहा गया है इसको, साम्य धारण कहा गया है। ठीक, साम्य धारण का मतलब क्या होता है, तो साम्य धारण बेसिकली इन्होंने आत्मसातकरण समायोजन के बीच के संतुलन की क्रिया को कहा है। किसको कहा है, आत्मसातकरण और समायोजन के बीच की संतुलन की क्रिया को ही इन्होंने साम्य धारण कहा है। तो लिख लीजिए, आत्मसातकरण तथा समायोजन के बीच संतुलन की क्रिया, इसको कहा गया है साम्य धारण। ठीक, या फिर इसको संतुलीकरण भी कहा गया और साम्यीकरण भी कहा गया। मुझे लिख देना चाहिए यहीं पर, मैं इस तरीके से लिख देती हूँ। इसी को संतुलीकरण कहा गया है। क्या, संतुलीकरण कहा गया है। और इसी को आपका क्या कहा गया है, आपका साम्यीकरण कहा गया है। संतुलीकरण कहें या साम्यीकरण कहें, ये सब आपकी एक ही टर्म है। ठीक, अब देखिए इनसे संबंधित कुछ टर्म्स हैं, एक दो टर्म्स और हैं, उनको अगर आप समझ लेंगे तो आपका पूरा जीन प्याजी क्लियर हो जाएगा। स्कीमा, स्कीमा आपको जो है समझना बहुत ज़रूरी है। स्कीमा होता क्या है आखिर में, जैसे इंग्लिश में कहा जाता है आपका, क्या कहा जाता है, SCHEMA, स्कीमा। ठीक, ये क्या होता है, स्कीमा बेसिकली आपकी बौद्धिक संरचना या अवधारणा को कहते हैं। तो जो भी आपकी बौद्धिक संरचना है, क्या है, जानकारी का पैटर्न, आप सीधा सीधा इसको कहें। सामान्य भाषा में अगर आपसे पूछा जाए स्कीमा क्या है, तो आपकी जानकारी का पैटर्न, आपकी बौद्धिक संरचना कहें, बौद्धिक संरचना या आपकी जो अवधारणा है, यही किसी भी चीज़ को लेकर आपकी अवधारणा, वही है आपका स्कीमा। यानी कि आपकी जानकारी की अवधारणा क्या है, किसी भी जानकारी के बारे में, है ना, कोई भी जानकारी आपकी अवधारणा है। तो जानकारी का जो निश्चित आपका पैटर्न है दिमाग में, वही आपका क्या है, स्कीमा होता है। ठीक, समझ गए आप लोग, बौद्धिक संरचना या अवधारणा को ही हम क्या कहते हैं, स्कीमा कहते हैं। जानकारी का पैटर्न को स्कीमा कहते हैं। ठीक, तो ये रहा आपका जीन प्याजे पूरा। मैं आशा करती हूँ कि आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।